हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक क्यूसी इंस्पेक्टर के क्या क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक क्यूसी इंस्पेक्टर हैं या वेल्डिंग क्यूसी हैं या वेल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, यानी वेल्डिंग क्यूसी को वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, क्यूसी इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। तो आपका जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो मेरा जो टारगेट होता है कि जो लोग खास करके फ्रेशर हैं या जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं अपना करियर अगर इस सेम फील्ड में, तो उन्हें मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक क्यूसी इंस्पेक्टर यानी जो वेल्डिंग से रिलेटेड जो क्यूसी हैं उनका क्या क्या काम होता है, कैसे क्या क्या इंस्पेक्शन आपको करना होता है। तो एकदम आपको कंप्लीट एक समझ में आ जाएगा कि आपका काम क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कुछ वीडियोस में मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन वगैरह आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए कि आपका काम क्या क्या होता है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि एक वेल्डिंग क्यूसी, एक क्यूसी इंस्पेक्टर का जो काम होता है वो क्या होता है, क्या क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से हम लोग समझेंगे, मतलब कि आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वो जो कंपनी है उसको किसी दूसरे कंपनी से काम मिला होगा। ठीक है, आपका कोई क्लाइंट होगा, आपका जो कंपनी है किसी दूसरे कंपनी से काम लिया है तो वो आपका क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। अब उस क्लाइंट से आपको काम मिला है तो उस क्लाइंट का यानी जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको काम मिला है तो उस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा, यानी कि उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें आपको उसको रीड करना चाहिए और आपका जो क्यूसी इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी आप जो एक क्यूसी है ना, तो आपका क्या क्या यानी क्लाइंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे वेल्डिंग कैसे होना चाहिए, वेल्डिंग को आपको चेक कैसे करना है, मटेरियल इंस्पेक्शन कैसे करना है, तो ये सारा पॉइंट उसमें दिया रहता है जो कि, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन जो होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा। जाहिर सी बात है, कोई डॉक्यूमेंट होगा उसी को पढ़ के पता चलेगा ना, तो उससे आपको पता चलता है। अच्छा, तो वो सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कंपनी में जो भी इंजीनियर्स हैं, जो क्यूसी इंजीनियर हैं या अदर डिपार्टमेंट, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, जैसे ड्राइंग बना के सबमिट करना या जो भी आपका क्यूसी का डिपार्टमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट अप्रूवल चाहिए, यानी क्लाइंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे अगर पाइपिंग का आपको काम आप कर रहे हैं तो पाइपिंग का जो प्रोसीजर है, फैब्रिकेशन का या इरेक्शन का प्रोसीजर, जो वेल्डर क्वालिफाई करने का प्रोसीजर, और जो भी मटेरियल इनकमिंग आएगा आपके कंपनी में उसको इंस्पेक्शन करने का प्रोसीजर वगैरह, मेथड स्टेटमेंट, जो यानी जो कुछ भी है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान जिसको आईटीपी बोलते हैं, यानी कौन कौन सा स्टेज में कौन कौन सा इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट पहले क्लाइंट से अप्रूवल होता है, यानी क्लाइंट जब अप्रूव कर देगा तब आपका काम स्टार्ट होता है। क्या, एक आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर हैं तो आपके कंपनी में सबसे पहले क्या होगा, कोई ना कोई मटेरियल आएगा। यानी पाइपिंग का अगर आप काम करते हैं, काम लिए हुए हैं क्लाइंट से, तो पाइपिंग मटेरियल आपके कंपनी में आएगा। यानी आप हो सकता है कि किसी सप्लायर से परचेज़ करेंगे या डायरेक्ट क्लाइंट ही आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका उस क्लाइंट के साथ क्या मतलब डील हुआ है, आपका स्कोप क्या क्या है। ठीक है, अब जब मटेरियल आएगा, इनकमिंग मटेरियल, तो उसका इंस्पेक्शन करना। ठीक है, और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक वेल्डिंग क्यूसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग से पहले और वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद में जो भी इंस्पेक्शन है वो कैरी आउट करना है, वही आपका ड्यूटी है। अब वेल्डिंग से पहले क्या क्या आता है, वेल्डिंग के दौरान क्या क्या आएगा, वेल्डिंग के बाद क्या क्या आएगा, तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आपके कंपनी में जो मटीरियल आएगा तो उस मटेरियल का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो जो मटेरियल आएगा तो मटेरियल के साथ में जैसे क्या हो गया, डीओ होता है, यानी डिलीवरी नोट या डिलीवरी ऑर्डर भी बोल सकते हैं। यानी वो एक डॉक्यूमेंट है, जैसे जो सप्लायर आपको मटेरियल भेजा है तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ना कि जिसके थ्रू, यानी उस पर कौन कौन सा मटेरियल आया है। तो आपको स्टोर वाला ऑफ़र करेगा, तो स्टोर वाला बोलेगा भाई ये मटेरियल आया है, हो सकता है वो रिटर्न में आपको दे या आपको कॉल करे या आपको आकर के बुलाए। आप जाएंगे, मटेरियल जब आएगा, अनलोडिंग होगा, आप उसको इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे। अब मटेरियल चेक करने का जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पास प्रोसीजर होगा, तो उस एज़ पर दैट प्रोसीजर
आपको मटेरियल चेक करना है, जैसे पाइप कौन सा साइज़ का आया है, कितना कितना लेंथ का आया है, कितना क्वांटिटी आया है, या अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल है तो उसका साइज़ क्या है, कितना थिकनेस का है, वो पूरा आपका डीओ में दिया रहेगा, ठीक है। कितना क्वांटिटी कौन कौन सा साइज़ का आया हुआ है तो आप सब चेक करेंगे, और एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जैसे उसका डाया इतना है तो इतना टॉलरेंस होना चाहिए, वो एक्सेप्ट है कि नहीं है, उसका थिकनेस इतना होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, वो एक्सेप्टेड है कि रिजेक्ट है। तो ये एकदम सिंपल सा बात होता है। लगभग जो मटेरियल आता है वो ऐसा नहीं है कि हर दम आपको रिजेक्ट ही करना है, लगभग कभी कभी कोई मटेरियल में डैमेज आपको मिलेगा। अच्छा, अब रहा कि मटेरियल में जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ उसमें कोई मटेरियल है बहुत सारा पिटिंग हो गया, जैसे स्टील मटेरियल होता है ना, जनरली हम लोग जो वेल्डिंग की उसी का बात कर रहे हैं, मतलब स्टील मटेरियल, ठीक है। तो उसमें पिटिंग बहुत सारा जगह पे मिलेगा, तो वो क्या है, अगर आपको देखेंगे कि इतना सारा पिटिंग है तो उसको रिजेक्ट आप कर सकते हैं, मटेरियल को रिटर्न कर देने का उसी टाइम में, ठीक है। अच्छा, तो मटेरियल जब आता है तो डीओ के साथ में क्या रहेगा आपका, डीओ के साथ में आपका कंपनी जो ऑर्डर भेजा होगा यानी पीओ भी साथ में रहता है, और उसके अलावा वो लोग जब डीओ भेजेंगे तो डीओ के साथ में मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट या मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में एमटीसीज बोलते हैं, एमटीसी। तो एमटीसी के साथ में आपको मटेरियल पे जो भी हीट नंबर होता है वो चेक करना चाहिए। जनरली हम लोग हीट नंबर देखते हैं, और मटेरियल का टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पे वो हीट नंबर का मटेरियल सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जो मटेरियल है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसका साइज़ वगैरह सब पंच किया होता है, नहीं तो उस पर स्टिकर वगैरह लगा होता है। तो ये सब चीज़ आपको वेरीफाई कर लेना है। और जब आप मटेरियल इंस्पेक्शन कर लिए तो अब आप क्या करेंगे, अब क्लाइंट से आप इंस्पेक्शन कराएंगे, ठीक है। क्यों, आप मटेरियल जब आ गया, जब काम स्टार्ट करेंगे, आपके पास ड्राइंग अप्रूव है, मतलब कि काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप मटेरियल खुद इंस्पेक्शन तो कर लिया, आप एक क्यूसी है, लेकिन क्लाइंट का क्यूसी भी, उसका भी काम है, वो भी अपने कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। तो हम लोग एक RFI डालते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। तो ये देखिए वेल्डिंग से पहले का प्रोसेस है ना, यानी ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वेल्डिंग आपका काम होता है। तो अब वेल्डिंग से पहले ये सब आपका मटेरियल का इंस्पेक्शन भी आपका काम है। अच्छा, क्लाइंट का अब जैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में, इसीलिए मैं बोला ना कि प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिकेशन है क्लाइंट का, उसको रीड आपको करना चाहिए। आपने रीड किया, अब उसमें ऐसा दिया रहेगा कि क्लाइंट को ऑफर करना है आपको, जैसे कोई भी इंस्पेक्शन के लिए, तो कितना दिन पहले आप उसको ऑफर करेंगे। जैसे आप आज ऑफर किए कि आज ही के डेट में बुलाने के लिए उसको, या कल के डेट में, तो हो सकता है वो लोग नहीं आएगा, या आपको गाली भी दे सकता है। गाली इन द सेंस ऑफ कि आपको बात सुना सकता है। इसीलिए रिक्वायरमेंट क्लाइंट का समझना है आपको, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन आपको रीड करना चाहिए। तो अब उसमें दिया रहता है कि 2 दिन पहले कम से कम आपको क्लाइंट का ऑफर करना है, या कम से कम कोई भी इंस्पेक्शन कराना है तो 3 दिन पहले ऑफर करना है, या कौन सा इंस्पेक्शन के लिए कितना दिन पहले क्लाइंट को ऑफर करना है, ठीक है। तो जनरली 48 घंटा, यानी कि 2 दिन पहले क्लाइंट को ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो आप 2 दिन पहले उसको क्या किए, RFI का एक फॉर्मेट होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन का, वो फॉर्मेट फॉर्म को आप फिल करेंगे, और फिल करके उसमें जैसे मटेरियल, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन टू बी कैरीड आउट ऐसे लिख करके, और उसके साथ में जो भी आपका इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जो आप इंस्पेक्शन करके वो रिपोर्ट बना के साइन किया हुआ है, उसको अटैच करके आप क्लाइंट को मेल कर देंगे। फिर उस दिन में वो क्लाइंट आएगा, वो भी मटेरियल चेक करेगा। अब जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, कोड है, उसके अकॉर्डिंग वो भी चेक करेगा। और अगर कोई भी फॉल्ट उसमें होता है, कोई मटेरियल में कोई डिफेक्ट्स वगैरह है, कोई भी यानी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करता है, या कहीं पे पिटिंग है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है क्लाइंट का क्यूसी वो मटेरियल रिजेक्ट करे, नहीं तो जनरली एक्सेप्ट ही होता है, ठीक है। क्यों, जो सप्लायर है वो भी ख़राब मटेरियल हमेशा तो भेजेगा नहीं कि उसका बार बार मटेरियल रिजेक्ट होगा, तो फिर वहाँ से सामान कोई लेगा नहीं। अच्छा, तो अब मटेरियल इंस्पेक्शन हो गया। अगर क्लाइंट रिजेक्ट करता है तो फिर आप अपना जो मटेरियल, अगर वो रिजेक्ट करेगा तो आप अपना जो परचेज़ वाले हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके वो मटेरियल को क्या करेंगे, रिप्लेस कराएंगे, और फिर जब आएगा तो फिर आप क्लाइंट को ऑफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका मटेरियल इनकमिंग का इंस्पेक्शन हो गया, ये आपका ड्यूटी एकदम खलास हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल तो इंस्पेक्शन वगैरह हो गया, अब आपके पास क्या है, अप्रूव्ड ड्राइंग है। तो ड्राइंग अप्रूव्ड है, आपको ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक क्यूसी हैं तो चेक करने जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ड्राइंग ही होना चाहिए ना। ड्राइंग से ही आप कुछ भी चेक करेंगे। अच्छा, मटेरियल इंस्पेक्शन वगैरह अब ये सब हो गया। अब आपका क्या काम है
कि जब मार्किंग हो रहा है तो मार्किंग करके मटेरियल का कटिंग करना है, कोई भी फिटअप होने वाला है तो अच्छा, अब आपके पास अप्रूव्ड ड्राइंग मिलेगा, यानी आपका जो भी ड्राइंग का डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो लोग भी क्लाइंट से ड्राइंग अप्रूवल करके लिए होंगे, ठीक है। तो अप्रूव्ड ड्राइंग आप ले करके और आपका शॉप में या साइट पे आपको ऑफ़र किया जाएगा कि मटेरियल का मार्किंग हो गया। मान लीजिए पाइपिंग का फिटअप करना है, तो फिटअप इंस्पेक्शन के लिए पहले उसका मार्किंग हुआ मटेरियल का, तो एज़ पर ड्राइंग कितना लेंथ होना चाहिए, कौन सा साइज़ का पाइप है, तो वो जा कर के आप मार्किंग चेक करते हैं। मार्किंग आप चेक कर लिए तो अब वो लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करके फिर उसका फिटअप करेंगे। फिटअप करने के बाद वो लोग आपको फिर ऑफ़र करेंगे, आप जाएंगे और उसको चेक करेंगे और फिटअप ओके है, यानी जो भी बेवलिंग किया जाता है पाइप का, जो वी बनाया जाता है या जो भी जिस टाइप का भी जॉइंट बनाना है तो कट करके उसको वो लोग बनाएंगे और फिटअप करेंगे। तो आपको फिर वो लोग ऑफ़र करेंगे, जो भी आपका सुपरवाइज़र या फोरमैन है, तो आप जा कर के चेक करेंगे, फिटअप अगर ओके है आप वेल्डिंग के लिए रिलीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे अगर क्लाइंट जो है, आपका क्लाइंट बोलता है कि फिटअप क्या है, आईटीपी में अलग अलग पॉइंट होते हैं, देखिए इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान में, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा ना तो आपको यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आपका ड्यूटी क्या है कि आप फिटअप चेक करते हैं और चेक करके, और अगर सही है फिटअप यानी रूट गैप, रूट फेस वगैरह और बेवल एंगल वगैरह सब सही है और फिनिशिंग मतलब अच्छा किए हुए हैं फिटअप करने के बाद, क्योंकि टैकिंग वैकिंग जब वेल्डिंग का करते हैं ना तो थोड़ा सही ये लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे अगर क्लीनिंग सही नहीं है तो उसको ठीक करो, फिर मुझे बुला के दिखाओ। जब सब ठीक हो जाता है, फिटअप आप चेक कर लेते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, किसके लिए, वेल्डिंग के लिए। अब वेल्डिंग काम जब स्टार्ट होने वाला है तो आप क्या देखेंगे, अच्छा जब आप मार्किंग करने गए थे तो एज़ पर ड्राइंग कौन सा मटेरियल है वो आप वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल, क्यों कभी कभी गलती से दूसरा मटेरियल, दूसरा ग्रेड का मटेरियल वो लोग यूज़ कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए मटेरियल जब आप मार्किंग के लिए गए तो कौन सा टाइप का मटेरियल है वो भी देखने का, ड्राइंग में एज़ पर ड्राइंग वही मटेरियल यूज़ किया जा रहा है कि नहीं। अब जब आप फिटअप इंस्पेक्शन कर देते हैं, ओके हो गया, तो आप क्या करते हैं, वेल्डिंग के लिए रिलीज़ कर देते हैं। अब वेल्डिंग के लिए कौन सा वेल्डर उस पर वेल्डिंग करेगा, यानी कि वेल्डर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वेल्डर क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि उसके पास कार्ड नहीं है, तो आप उस जॉब के लिए, यानी जिस जॉब के लिए जो वेल्डिंग करना है उसके लिए WPS क्वालिफाइड होता है क्लाइंट से, ठीक है, अप्रूव्ड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो WPS है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वेल्डिंग QC के लिए या वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए, या बोल सकते हैं QC इंस्पेक्टर के लिए। तो WPS उस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए और वही WPS सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जिस पे वेल्डर क्वालिफाई किए जाते हैं, यानी वेल्डर क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी टेस्ट पास करके उस जॉब के लिए वेल्डर जो रहेंगे वही वेल्डर उस जॉब पे वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आप उसका कार्ड भी देखेंगे वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले, और जो भी पैरामीटर है, जो भी जैसे वेल्डर वेल्डिंग करेगा तो करंट वोल्टेज वगैरह वगैरह आपको चेक करना है ड्यूरिंग वेल्डिंग मतलब चल रहा है। और अगर कोई प्री हीटिंग रिक्वायरमेंट है उस मटेरियल के लिए तो प्री हीटिंग प्रॉपर वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटरपास टेम्परेचर होता है, यानी एक पास वेल्डिंग, मान लीजिए पाइप का एक पास वेल्डिंग कंप्लीट कर दिया, अब दूसरा पास वेल्डिंग स्टार्ट करेगा, इंटरपास टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उससे नीचे जब तक नहीं आएगा वेल्डिंग स्टार्ट दोबारा नहीं करना है। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है आपको, यानी चेक करते रहना है, ठीक है। तो जब वेल्डिंग होगा तो वेल्डिंग में अब ये सारी चीज़ें हो गई कि प्री हीटिंग आपको देखना है, इंटरपास टेम्परेचर हो गया, करंट वोल्टेज जो WPS में जो रेंज दिया है वही रेंज में वेल्डिंग होना चाहिए। अच्छा, अब जब वेल्डिंग हो गया तो वेल्डिंग जब फाइनल हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि फाइनल वेल्डिंग होने के बाद विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि वेल्डिंग का फाइनल विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। पहले तो अगर रूट का वेल्डिंग हुआ तो आपको रूट देखना चाहिए, रूट अच्छा, यानी पाइप के अंदर का जो वेल्डिंग है वो अंदर बराबर निकला है कि नहीं रूट, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल वेल्डिंग हो गया तो विजुअल इंस्पेक्शन आप करते हैं, और विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद अगर क्लाइंट का मतलब विजुअल इंस्पेक्शन करना है, यानी क्लाइंट का अगर विटनेस है तो आप फिर क्या करेंगे, उस इंस्पेक्शन के लिए आप क्लाइंट को फिर RFI डालेंगे। RFI एक QC के लिए बहुत ही
मेन पार्ट ये भी है कि यानी कि जो भी इंस्पेक्शन कराना है आपको एक RFI डालना होता है, ठीक है। तो अब आप RFI जब क्लाइंट को डालेंगे तो वो लोग विजुअल इंस्पेक्शन के लिए आएगा। अच्छा, विजुअल इंस्पेक्शन जब आप कर लिए, आप विजुअल करने के बाद वेल्ड का फाइनल इंस्पेक्शन यानी जो वेल्डिंग फाइनल हो गया, तो अब हो सकता है कि 2 जॉइंट हो गया, 4 जॉइंट हो गया, 8 जॉइंट हो गया, इतना सारा जॉइंट हो गया। अब आप विजुअल इंस्पेक्शन करके एक ही बार में एक जॉइंट के लिए तो क्लाइंट को आप बुलाएंगे नहीं। तो ऐसा होता है कि 3-4 जॉइंट 5 जॉइंट हो गया तो क्लाइंट को आप ऑफर करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है क्लाइंट का जो है वो लोग विटनेस करने के लिए आएगा, तो विटनेस के लिए आप क्या करते हैं, एक RFI डालते हैं। सेम जैसे मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए आप डाले थे, अभी विजुअल इंस्पेक्शन के लिए क्लाइंट को रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन का फॉर्म है वो भरेंगे और उसमें लिखेंगे विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ दिस जॉइंट, ठीक है। जॉइंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो वो उसका जो विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो फॉर्म भरे के रखे रहेंगे। जब क्लाइंट आएगा तो पूछेगा कौन कौन सा जॉइंट के लिए RFI तुम डाला था, तो उस जॉइंट को आप दिखाएंगे और विजुअल अगर वो क्लाइंट पास कर देता है तो आप उस विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है वेल्डिंग का, वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और थोड़ा बहुत चेंज करके भी नाम होता है, कहीं पे सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी लिख दिया जाता है। तो जनरली वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है, उस पर क्लाइंट साइन कर दिया यानी पूरा जॉइंट विजुअली पास हो गया। तो अब क्या होता है, जो भी उसका NDT रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अब उसका MPI कराना हो सकता है या RT कराना पड़ सकता है या UT कराना पड़ सकता है, तो एज़ पर आपका जो प्रोसीजर है और ITP इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, जिसमें कि कौन कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसमें जो दिया रहेगा वो टेस्ट आपको अब अपना जो भी आपका NDT वाला टीम है उसको ऑफ़र करते हैं। नहीं तो देखिए, ये काम जो है QC भी करा सकता है, नहीं तो सुपरवाइज़र का भी ये ड्यूटी हो सकता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्यों आप QC है तो जनरली आपको ये काम करना पड़ता है, नहीं तो आप क्या करेंगे वहाँ पे अगर ये काम कोऑर्डिनेट करने का NDT टीम से अगर सुपरवाइज़र का है तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, NDT वाले से कोऑर्डिनेट करेगा। नहीं तो अगर आपका काम है तो आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये काम करना है तो आप क्या करेंगे, एक NDE रिक्वेस्ट फॉर्म आता है यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उस फॉर्म में कौन कौन सा जॉइंट का क्या करना है, यानी सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, जॉइंट नंबर, वेल्डर नंबर और कौन सा डेट में आपको उसका NDT कराना है यानी RT कराना है कि MPI कराना है, जो कराना है आप, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन आपके साथ रहेगा, आपको मालूम रहेगा कि कौन सा थर्ड पार्टी से आपको कराना है, ठीक है। तो उसको आप NDT का रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी कि RT अगर है तो RT का भेजेंगे, UT है तो UT का भेजेंगे, अगर दोनों तीनों है तो दोनों तीनों के लिए भेजेंगे। जब NDT वाला आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, वो रेडियोग्राफी करेगा या अगर MPI करेगा या DP टेस्ट करेगा, जो भी NDT है, ठीक है। वो करने के बाद वो रिपोर्ट यानी कि जब आपका पास हो जाता है फिर वो NDT वाला आपको रिपोर्ट देगा। अगर RT का हुआ रहेगा तो उसका फिल्म देगा, वो लोग फिल्म रिव्यू करके बता देगा, वो लोग भी इंस्पेक्शन यानी देख करके बताता है कि ये पास है जॉइंट कि नहीं है। तो अगर पास हो जाता है वो जॉइंट तो ओके है, नहीं होता है यानी कोई डिफेक्ट उसमें आता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको जॉइंट को फिर से रिपेयर किया जाता है, रिपेयर करके फिर दोबारा उसको NDT में यानी फिर RT में या अदर जो भी टेस्ट है उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो NDT मतलब यहाँ थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा दूं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, ये एक तरह का टेस्टिंग है जिससे कि मटेरियल को डैमेज किए बगैर हम लोग उसके अंदर का जो भी डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे वो विजुअली सब पास हो गया, फिर NDT हुआ वो भी पास हो गया, अब कोई उसमें हार्डनेस टेस्ट वगैरह है क्या, यानी हार्डनेस टेस्ट कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का, ठीक है। तो अगर वो भी है तो वो भी आप ऑफ़र करके वो भी टेस्ट करा सकते हैं। सब में पास हो गया तो सबका रिपोर्ट बनते गया और वही आप सारे जो आपके फाइल में तो सारे रिपोर्ट रखते जाते हैं और वो क्लाइंट से भी टाइम पे उसको सिग्नेचर लेते रहना चाहिए ताकि कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग नहीं पड़े। तो QC का एक बहुत ही मेन जो काम, ये सब करते करते आपको डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग में ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। हर जो रिपोर्ट है वो जब भी हो जाता है, क्लियर हो जाता है तो उसका साइन आपका हो गया, थर्ड पार्टी दे दिया आपको, फिर आपका क्लाइंट से टाइम पे साइन लेते रहने का, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट जैसे क्या होता है कि बोलता है तुम इंस्पेक्शन करा के रखे रहो, वो आता है उससे साइन लेते रहने का, नहीं तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो जनरली ये सब काम हो गया। जैसे अब क्या हो गया, वेल्डिंग से पहले आप जो काम था वो आपने मटेरियल इंस्पेक्शन से लेके वेल्डिंग स्टार्ट होने तक कर दिए। वेल्डिंग जब हो रहा है तो जो भी प्री हीटिंग रिक्वायरमेंट हो गया, वेल्डर का आप कार्ड देख लिए, कौन सा मटेरियल है, सब फिटअप वगैरह चेक कर लिए।
जब वेल्डिंग हो रहा है तो वेल्डर वही कौन सा वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, करंट वोल्टेज वगैरह, जो भी प्री हीटिंग और इंटरपास टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और वेल्डिंग के बाद एक और चीज़ है, विजुअल इंस्पेक्शन के बाद पोस्ट हीट भी होता है और PWST भी होता है, तो वो भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है, ये मैं बीच में छोड़ दिया था। तो अगर PWST जनरली किसी जॉब के लिए होता है, तो PWST अगर होता है तो वो भी आपको कराना पड़ेगा। तो वो भी क्या होता है, सुपरवाइज़र ही कराते हैं जनरली, नहीं तो QC वाले भी कराते हैं, दोनों का हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम वो नहीं है या उसका नहीं है, तो वहाँ पे मतलब ये रहता है कि किसको वो काम कराना है, ठीक है। तो जनरली यही सब काम होते हैं एक वेल्डिंग QC के या QC इंस्पेक्टर के, ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग आपको कैरी आउट करना होता है इंस्पेक्शन, ठीक है। अब वेल्डिंग होने के बाद जो भी आपका रिपोर्ट है कंपाइल करके आप रखते जा रहे हैं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फाइल बना करके, और वही क्लाइंट से साइन लेते जा रहे हैं। बाद में क्या किया जाता है, पूरा मतलब ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं, पूरे जो भी रिपोर्ट्स हैं ना उसका एक क्लाइंट की तरफ से फॉर्मेट भी मिल सकता है, जिसमें पूरा हिस्ट्री आपको रहेगा कि कौन सा जॉब के लिए, यानी कौन सा ये जो पाइपिंग का काम है उसके लिए कितना इंस्पेक्शन कौन सा कैरी आउट हो गया, नहीं हो गया, मतलब पूरा। और क्लाइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, DPR भी भेजना पड़ सकता है, यानी डेली प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होता है, एक दिन में कितना फिटअप, कितना वेल्डिंग वगैरह वगैरह ये हुआ, ठीक है। और जनरली डेली वेल्डिंग रिपोर्ट फोरमैन वगैरह बना लेते हैं, आपको भी बनाना पड़ सकता है ये सब भी काम, ठीक है। जनरली मतलब काम आपको जो करना है वो फोरमैन कोई थोड़ा मोड़ा काम कर लेगा, फोरमैन अगर नहीं कर पाता है तो वो आपको भी करना पड़ेगा, जैसे रिपोर्ट से रिलेटेड। तो ये सब काम आपको करना पड़ता है एक वेल्डिंग QC है तो जनरली एक जो QC इंस्पेक्टर होते हैं, जो वेल्डिंग QC होते हैं, जनरली यही सब काम होता है, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, थोड़ा उनको एक आइडिया मिले कि काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो जनरली यही सब काम होता है, ठीक है, डेली यही काम होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया मतलब रॉकेट साइंस आपको करना पड़ता है, जनरली यही सब काम होता है। और उसी में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जब कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, यानी काम करते टाइम में कभी वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग में क्रैक आ जाएगा, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्रैक क्यों आया था, क्या गड़बड़ी था। हाँ, अब जैसे जो वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो उस जॉब के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करना चाहिए, कौन सा मेटल है तो उसका कौन इलेक्ट्रोड यूज़ करना चाहिए, ये WPS में मेंशन किया होता है। सिर्फ वही इलेक्ट्रोड आपको यूज़ करना है, दूसरा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब एक QC का काम होता है कि जैसे वेल्डर है, कोई गलत इलेक्ट्रोड तो स्टोर से ला करके वेल्डिंग नहीं कर दिया, और उसके अलावा जैसे डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं तो वो आप देखते हैं, तो आपको नॉलेज होता है कि कौन सा डिफेक्ट कैसा दिखता है। ये सब देख करके आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है, नया जॉब के लिए, ठीक है। तो यही मतलब QC का काम होता है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। मेरा मेन जो टारगेट होता है फ्रेशर का ही होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हो, ओके, थैंक यू वेरी मच।